हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मुसाफिर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित मनाली की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप मनाली जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हिमाचल प्रदेश के मनाली को कैसे एक्सप्लोर करना है, आपको मनाली में कौन कौन से साइट सीइंग करने हैं, हमको मनाली के अटल टनल तक कैसे पहुँचना है, क्या हमारे पास ऑप्शन रहते हैं और हमको मनाली में कितने दिनों की यात्रा करनी चाहिए, मनाली में विजिट करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस मनाली यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का या फिर एक कपल का कुल खर्चा कितना होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो में मैं एक एक करके सारी बातें विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगी, ताकि आपको मनाली टूर करने के लिए काफी आसानी हो जाए और खर्च भी कम आए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मनाली पहुंचने के लिए आपके पास मेजर दो ऑप्शन रहते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है ट्रेन का। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो मनाली का नजदीकी रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन है। पहले आप चंडीगढ़ आ जाइए और चंडीगढ़ से 300 किलोमीटर की बाय रोड जर्नी करते हुए मनाली पहुंच सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। चंडीगढ़ आपको मिनिमम डिस्टेंस पर रेलवे स्टेशन है, तो चंडीगढ़ आइए और यहाँ से मनाली आप पहुंच सकते हो। एक और भी ऑप्शन आपके पास आता है रेलवे स्टेशन का, वो है दिल्ली। आप दिल्ली से भी मनाली आ सकते हो, लेकिन दिल्ली से मनाली बाय रोड आपको आने के लिए वोल्वो बस की सुविधा मिलती है, जो कि दिल्ली के कश्मीरी गेट से डिपार्चर होती है। आपको 12 घंटे की सेमी स्लीपर वोल्वो बस मिल जाएगी और वो आपको 12 घंटे में मनाली ड्रॉप कर देगी। तो अगर आप ओवरनाइट जर्नी करते हैं, यानी कि शाम को 8 या 9 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट से बैठते हैं, तो आप मान के चलिए कि दूसरे दिन सुबह 8 से 9 बजे तक मनाली पहुंच जाएंगे। ऑप्शन आपके पास ये भी है कि अगर आप दिल्ली से डायरेक्ट वोल्वो लेना चाहते हैं तो आप ऐसे भी मनाली आ सकते हो। दिल्ली से जो वोल्वो लेता है उसे वोल्वो पैकेज मनाली टूर बोलते हैं, और जो चंडीगढ़ से लेता है, यानी आप चंडीगढ़ से कैब भी कर सकते हो, क्योंकि चंडीगढ़ से मनाली की जो जर्नी है वो 6 से 7 घंटे की हो जाती है, क्योंकि यहाँ से आपको डिस्टेंस कम हो जाता है। तो पहला ऑप्शन था अगर आप मनाली बाय ट्रेन आ रहे हो तो आपके पास क्या विकल्प रहेगा। दूसरे ऑप्शन की मैं बात करूं तो वो है फ्लाइट का। दोस्तों, फ्लाइट के लिए भी सेम डेस्टिनेशन है, चंडीगढ़ आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है। साथ ही साथ अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो दिल्ली से उतरकर 500 किलोमीटर की मनाली की बाय रोड जर्नी करके आप मनाली आ सकते हो। तो यह बातें थी दोस्तों, आपको मनाली कैसे पहुंचना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें मनाली में स्टे कहाँ करना है। दोस्तों, मनाली में स्टे लेने के लिए आपको या तो कन्याल रोड या तो पिरनी है, ऐसे 2-3 जगह है जो मनाली के गांव है, इसमें आप स्टे कर सकते हो। इन सभी जगह पर होटल की ढेर सारी फैसिलिटी और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। मनाली के मॉल रोड के इर्द गिर्द भी होटल देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ थोड़ी पुरानी प्रॉपर्टी होने के कारण सर्विस थोड़ी कम होती है। साथ ही साथ मॉल रोड के आसपास होटल लेने से आपको थोड़ी कॉस्टली भी पड़ते हैं। तो डिपेंड करता है कि अगर आप 1-2 किलोमीटर के रेडियस में होटल लेना चाहते हो तो आपको बजट में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ होटल भी बेटर मिलेगा। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मनाली में कहाँ और कैसे होटल लेते हो। इस तरह से आप मनाली में अपना एकोमोडेशन बना सकते हो। साथ ही साथ अगर बात की जाए कि मनाली में खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, तो मनाली में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको वेज, नॉन वेज सारे प्रकार के फूड आइटम्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर प्योर वेज वाले रेस्टोरेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप जैन लोग हैं या फिर शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करना चाहते हो तो आपके लिए वो ऑप्शन भी यहाँ इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं कि मनाली में कौन कौन से साइट सीइंग करने चाहिए, हमको बर्फ कहाँ मिलेगी या फिर स्नोफॉल कहाँ मिलेगी। मनाली में अगले दिन यानी पहले दिन हमारा अराइवल होगा और उस रात हम मनाली में स्टे करेंगे। दूसरे दिन की बात की जाए तो हम मनाली से सोलांग वैली जाएंगे। अब मनाली से सोलांग वैली जाने के लिए दोस्तों आपको 16 किलोमीटर की जर्नी करनी पड़ेगी। मनाली से सोलांग वैली दोस्तों आपका हिली एरिया है,
जो कि आप बाय रोड के माध्यम से डिपार्चर लेंगे और आप धीरे धीरे करते हुए 16 किलोमीटर की जर्नी करते हुए आप पहुंचेंगे मनाली के सोलांग विलेज में। सोलांग एक गांव है जिसको वहाँ सोलांग वैली बोला जाता है। यहीं पर स्नो एक्टिविटी होती है, तो अगर आपका लक हुआ तो आपको यहाँ पर स्नो देखने को मिल जाएगी विंटर के टाइम पर, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च वाले टाइम पीरियड पर। सोलांग वैली में आपको ढेर सारी एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, जैसे कि जिप लाइनिंग देखने को मिलेगी, ट्यूब राइडिंग देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर स्कीइंग के भी ऑप्शन है, आप स्कीइंग भी कर सकते हो। अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहे तो पैराग्लाइडिंग के यहाँ पर सोलांग वैली में ऑप्शन रहते हैं। पैराग्लाइडिंग में अगर आप हाई जंप वाला पैराग्लाइडिंग करेंगे तो दोस्तों आपको 3500 रुपये एक व्यक्ति का देना पड़ेगा, जिसमें आपका रोपवे भी शामिल होता है और पैराग्लाइडिंग भी शामिल होता है। तो इस तरीके से सोलांग वैली में दोस्तों इस तरीके की एक्टिविटी होती है। बात की जाए अगर आप गर्मी में आते हो यानी समर की छुट्टियों में आते हो तो आपको सोलांग वैली में बर्फ देखने को नहीं मिलेगी। तब ज्यादातर टूरिस्ट जाते हैं अटल टनल या फिर रोहतांग पास। रोहतांग पास जाने के लिए दोस्तों ध्यान रखिए कि वह केवल और केवल अप्रैल से अक्टूबर नवंबर तक ही ओपन रहता है, क्योंकि विंटर के टाइम पर हेवी स्नोफॉल होने के कारण वहाँ के रोड ब्लॉक हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए अगर आप रोहतांग जाते हैं तो रोहतांग जाने के लिए आपको सिर्फ अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ही जाने के लिए ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि रोहतांग पास जाने के लिए या फिर अटल टनल जाने के लिए या फिर शिशु जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो गाड़ी यहाँ से लेंगे मनाली में लोकल या फिर सोलांग वैली घूमने के लिए वो आपको पैकेज में उतना ही रहेगा। अटल टनल जाने के लिए या फिर रोहतांग पास के लिए या फिर शिशु जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज ही पे करना पड़ेगा, या फिर अगर आपने पैकेज लिया है तो उसमें भी एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमको सोलांग वैली से और ऊपर जाना है यानी कि अटल टनल या फिर शिशु जाना है तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है। अगर आप अटल टनल जाना चाहते हैं तो सोलांग वैली से 11 किलोमीटर की और ऊपर जर्नी करनी पड़ती है। दोस्तों 11 किलोमीटर की जर्नी को तय करते हुए आप खूबसूरत से पहाड़ी नज़ारे लेते हुए अगर आप विंटर में जाते हो तो ऐसी स्नो वाली ग्लेशियर देखने को मिलेगी। तो सोलांग वैली से दोस्तों 11 किलोमीटर की जर्नी को तय करते हुए मैं पहुंचती हूँ यहाँ पर अटल टनल के मेन एंट्रेंस गेट पे, जिसको साउथ पोल एंट्रेंस बोला जाता है। इस तरह से यहाँ पर मेरा अटल टनल में प्रवेश होता है। यह 9 किलोमीटर की लंबी टनल दोस्तों आप मान के चलिए कम से कम 11 से 12 मिनट आपको लग जाते हैं इसको पार करने के लिए। और जैसे आप यहाँ से अटल टनल पास करते हैं यहाँ से आपको बर्फ का एक खूबसूरत सा ग्लेशियर देखने को मिलेगा। आप देखोगे लोग यहाँ पर स्नो को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से आप जाइए शिशु। अटल टनल से जो शिशु जाने की दूरी है वो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की पड़ती है। शिशु हालांकि एक गांव है, हालांकि आप देख सकते हो काफी टूरिस्ट यहाँ पर स्नो एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर काफी एक्टिविटी भी होती है। जो एक्टिविटी सोलांग वैली में होती है वही एक्टिविटी यहाँ शिशु में भी होती है। शिशु का मतलब दोस्तों ये गांव है और यहाँ पर आपको ढेर सारी बर्फ देखने को मिलेगी। और आपको सोलांग वैली में बहुत कम बर्फ देखने को मिली है तो आप डेफिनेटली अटल टनल और शिशु आइए, क्योंकि अटल टनल और शिशु में आपको ढेर सारी बर्फ मिलेगी। लगभग आपको 3 से 4 फीट की बर्फ यहाँ देखने को मिलेगी और यहाँ पर आप इस पूरे खूबसूरत से पहाड़ों पर बर्फी बर्फ का मजा ले सकते हो। तो इस तरह से अटल टनल और शिशु को जरूर शामिल करें। ध्यान रखिए जब यहाँ पर बर्फ ज्यादा होती है तब नॉर्मल गाड़ी नहीं जा पाती, यहाँ पर केवल 4x4 ही जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आप अटल टनल और शिशु को एक्सप्लोर करने के बाद मनाली में वापसी कर अपना स्टे बना ले। तो बेसिकली डे 2 में आपका सोलांग वैली, अटल टनल और शिशु ये सारी चीज इसमें इंक्लूड रहेगी। बात करते हैं हम दोस्तों डे 3 की। डे 3 में आप निकल पड़िए मनाली के लोकल साइट सीन की तरफ। मनाली के लोकल साइट सीन में सबसे पहले आता है हिडिंबा देवी का टेम्पल। यहाँ पर एक माता जी का मंदिर है जो कि हिडिंबा माता के नाम से प्रसिद्ध है।
बहुत ही प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर आप जरूर आइए। अगर आप यहाँ पर थोड़ा लेट आएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर दर्शन में लाइन ज्यादा लंबी हो जाती है। आपके दर्शन करने में आधे से 1 घंटा लग सकता है। तो आप मॉर्निंग में हो सके उतना जल्दी आइए ताकि आपको जल्दी दर्शन हो जाए। तो इस तरीके से आपको दर्शन करने में लंबी लाइन में खड़ा रहना न पड़े। तो इस तरीके से आप हिडिंबा देवी टेम्पल में दर्शन जरूर करें और इस खूबसूरत से कैंपस में घूमिए। और हिडिंबा देवी मंदिर के पीछे बना हुआ है वन विहार। वन विहार दोस्तों बेसिकली एक पार्क है, उद्यान है, जहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पर एंट्री टिकट का चार्ज केवल 10 रुपए है। तो यहाँ पर आप टिकट लेकर इस उद्यान में यानी कि इस वन विहार में विजिट कर सकते हो। और यहाँ कुछ समय एक्सप्लोर करने के बाद आप निकल पड़िए अपने अगले स्पॉट की तरफ, जो है वशिष्ठ कुंड। वशिष्ठ कुंड यहाँ पर एक वशिष्ठ मंदिर है। वशिष्ठ मंदिर के पीछे की तरफ बना हुआ है आपका गर्म पानी का स्रोत, जिसको हॉट वाटर स्प्रिंग बोला जाता है। और हॉट वाटर स्प्रिंग में स्नान भी कर सकते हो। लेडीज और जेंट्स का यहाँ अलग अलग बाथ कुंड बने हुए हैं। तो यहाँ पर जाकर आप स्नान कर सकते हो। स्नान करने के पश्चात आप वशिष्ठ जी के दर्शन जरूर करें। और दर्शन करने के पश्चात आप निकल पड़िए अपने अगले स्पॉट की तरफ, जो है मनाली का मॉल रोड। ये है मनाली का मॉल रोड। मॉल रोड में घूमने के लिए आपको ढेर सारे शॉपिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, फूड के ऑप्शन मिलते हैं। साथ ही साथ हिमाचल का फेमस फूड जिसे सिड्डू बोलते हैं, वो भी यहाँ पर मिलता है। तो इस तरीके से आप मनाली को एक्सप्लोर कीजिए। मॉल रोड में ढेर सारी शॉपिंग करिए। शिमला के कंपैरिजन में मनाली का जो मॉल रोड है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो यहाँ पर आप शॉपिंग जरूर करें। जो भी आप खरीदारी करना चाहें वो कर सकते हो। इसके पश्चात आप शाम के वक्त यहाँ सब घूम फिर के अपने होटल में स्टे ले सकते हो। कुल मिलाकर आपका तीसरा दिन भी मनाली में नाइट स्टे रहेगा। और चौथे दिन आप निकल पड़िए मनाली से कुल्लू के लिए। कुल्लू में दोस्तों 2 चीज फेमस है, एक तो रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग जैसी एक्टिविटी हो गई, और दूसरा है सॉल फैक्ट्री। यदि आप शॉल खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ कुल्लू में बहुत सारे शॉल फैक्ट्रीज अवेलेबल है। तो वहाँ पर आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। पेशवा शॉल जैसी हर तरीके की शॉल आपको यहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर रिवर राफ्टिंग या पैराग्लाइडिंग करना चाहते हो तो रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग के ऑप्शन भी यहाँ मिलते हैं। तो आप कुल्लू आइए और शाम तक वापसी कर लीजिए और वापस आकर आप बस पकड़िए, जो कि मनाली के बस स्टैंड से आपको मिल जाएगी। और वहाँ से बस में बैठकर या तो चंडीगढ़ या तो दिल्ली के लिए अपनी वापसी कर लीजिए। तो दोस्तों ये था आपकी मनाली टूर का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं मनाली में विजिट करने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। दोस्तों अगर आप ऑफ सीजन में आते हो तो खर्च कम होगा और रश भी कम होगा। साथ ही साथ आपको घूमने में भी मजा आएगा, क्योंकि भीड़ जमा होने से आपको ट्रैफिक में ज्यादा फंसना पड़ सकता है। साथ ही साथ होटल के टैरिफ और गाड़ियों की टैरिफ डबल हो जाती है एवं आपकी वोल्वो की टिकट्स भी बढ़ जाती है। तो बेहतर रहेगा आप ऑफ सीजन में जरूर आइए। सीजन का जो टाइम रहता है शिमला मनाली का, वो आप मान के चलिए कि 15 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई तक का है। और दूसरा सीजन स्टार्ट होता है 15 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक। तो इस तरह से आप ऑफ सीजन में आइए और अपनी यात्रा को अच्छी तरह से पूरा करते हुए वापसी कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं मनाली टूर को कंप्लीट करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना होगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि अगर आप 3 नाइट 4 डेज का ट्रिप बनाते हो और अगर आप दिल्ली से दिल्ली तक का पैकेज लेते हो तो आप दिल्ली से वोल्वो पैकेज ले लीजिए। साथ ही साथ आप 3 नाइट मनाली में स्टे लेकर आराम से अच्छी तरह सभी चीजों को एक्सप्लोर करें, विजिट करें। सोलंग वैली जाइए, मनाली से वापस वोल्वो लेकर दिल्ली आ जाइए। तो एक व्यक्ति का खर्च तकरीबन 7 से 8 हजार रुपए होगा और आप अच्छे से मनाली एक्सप्लोर कर लेंगे। ये रेट मैं आपको दिल्ली से दिल्ली तक पैकेज के रेट बता रही हूँ। वहीं अगर आप बजट ट्रिप करना चाहते हो, स्कूटी रेंट पर लेना चाहते हो, तो दोस्तों आपका ये बजट कम हो जाएगा। आप मान के चलिए कि 4 से 5 हजार में आप मनाली अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। ये रहा आपका मनाली टूर का संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, आपको तुरंत उत्तर दिया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा
आप कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट जरूर करें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल मुसाफिर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।